अब हमें ये प्रश्न आता है कि कैसे कंट्रोल करें शैडो इकोनॉमी को, क्या सॉल्यूशन है इसका, वो भी जानेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि कुछ भी हो बेल आउट सिचुएशन तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि जो भी बेल आउट करवा रहा है वो सरकार को अपनी उंगलियों पे नचाएगा। और बेल आउट एक ऐसी दवाई है जो रोग को सिर्फ शांत करती है, मिटाती नहीं है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे देशों को बार बार बेल आउट लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर है और सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं। अप्रैल 2025 में अर्जेंटीना ने 23वां बेल आउट लिया आईएमएफ से। लाल मिंट के आर्टिकल के मुताबिक साल 1950 के बाद पाकिस्तान ने 25 बार बेल आउट लिया आईएमएफ से। इसलिए सबसे पहली चीज, जब सरकार को दिखता है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तब उन्हें एक पूरा कंट्री लेवल रिसर्च करना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है जिससे लोगों का टैक्स मोरल कम हो रहा है और लोग और बिजनेस टैक्स नहीं भर रहे। फिर उसके बाद सरकारों को ये चेक करना चाहिए कि लोग कौन से लेवल का टैक्स कॉम्प्लायंस कर रहे हैं। टैक्स कॉम्प्लायंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वॉलंटरी टैक्स कॉम्प्लायंस, यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से ही पूरा टैक्स भर देते, यहाँ पर लोग गर्व से टैक्स भरते। फिर दूसरा है एनफोर्स्ड टैक्स कॉम्प्लायंस, यहाँ पर सरकारी जो लॉज और रेगुलेशंस होते हैं उसकी वजह से लोग टैक्स भरते हैं, यानी कि लोगों को एक डर होता है कि अगर टैक्स नहीं भरा तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी या फिर फाइन मिलेगा, इसलिए लोग यहाँ डर डर के टैक्स भरते। और तीसरा है क्वासी वॉलंटरी कंप्लायंस, ये एक बीच का स्टेज है, यहाँ पर लोगों को थोड़ी इच्छा भी है टैक्स भरने की और थोड़ा डर भी है। तो सरकारों को ये जरूर चेक करना चाहिए कि कितने लोग कौन से लेवल का टैक्स कॉम्प्लायंस कर रहे हैं। इसके बाद सरकारों को ये जानना चाहिए कि लोग टैक्स को किस नजरिए से देखते हैं। आईएफएसी के वही G20 देश वाले सर्वे में उन्होंने लोगों को ये पूछा कि क्या आप टैक्स को लॉज और रेगुलेशंस के नजरिए से देखते हो या फिर मॉरल्स और फेयरनेस के नजरिए से। तो सर्वे का रिजल्ट ये आया कि 49.5% लोग टैक्स को लॉज और रेगुलेशंस के नजरिए से देखते हैं, 5% से भी कम लोग मॉरल्स और फेयरनेस के नजरिए से देखते हैं और 38% लोग एक बैलेंस के नजरिए से देखते हैं, यानी कि थोड़ा लॉज और थोड़ा फेयरनेस। टैक्स को देखने के ये दोनों ही नजरिए में बहुत फर्क है। जब लोग टैक्स को लॉज और रेगुलेशन के नजरिए से देखते हैं तब लोग डर से टैक्स भरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नहीं टैक्स भरा तो पनिशमेंट मिलेगी या फिर फाइन देना पड़ेगा। और जब लोग टैक्स को मॉरल्स और फेयरनेस के नजरिए से देखते हैं तो यहाँ पर लोगों में एक नैतिकता है, एक एथिक्स है। उन्हें ये समझ है कि सरकार मुझे इतनी सुविधाएं दे रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है टैक्स भरना, और अगर नहीं भरूंगा तो बाकी लोगों के साथ अनफेयर होगा। तो वॉलंटरी कंप्लायंस और लोगों का टैक्स को मॉरल्स के नजरिए से देखना, ये किसी भी सरकार के लिए एक नॉर्थ स्टार मैट्रिक होना चाहिए, यानी कि एक लक्ष्य होना चाहिए कि यहाँ तक पहुंचना है। और जो देश की सरकार इस स्टेज तक पहुंच जाती है जहां पर लोग पूरा टैक्स टाइम पर भरते और गर्व से भरते, बिना किसी डर के और बिना किसी अफसोस के, तो उस देश में शैडो इकोनॉमी की बीमारी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी। इस देश की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जोरदार है और इस देश की सरकार के पास सबसे कीमती चीज है, वो है लोगों का भरोसा। स्टेशन से बाहर कदम रखा, सड़क इतनी साफ है यहाँ, पहिया तेजी से घूम रहा, न कोई गड्ढा ना रुकावट, हवा
मेरा थोड़ा सा हिस्सा देश का नया रास्ता, खुशी से हम देते हैं, हक अपना लेते हैं। ओ सजा ये इमारी सबकी है जिम्मेदारी। इस स्टेज तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमने कुछ स्टेप्स एनालाइज किए जिससे इस स्टेज के नजदीक तो जा ही सकते हैं। पहला कदम जो सरकार को लेना है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। वर्ल्ड बैंक के एक ब्लॉग के अनुसार जब सरकारें लोगों को जो चाहिए वो सुविधाएं अगर उपलब्ध कराती है तो लोगों की टैक्स देने की इच्छा बढ़ती है और लोगों का भरोसा सरकार के टैक्स सिस्टम पे बढ़ता है। पर फिर भी सरकारें इस ट्रस्ट के पहलू को ज्यादा ध्यान नहीं देती है। ब्लॉग में ये लिखा है कि पिछले कुछ टाइम से सरकारें टैक्स एनफोर्समेंट पे ज्यादा ध्यान दे रही है। टैक्स एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि सरकारें अपनी पूरी ताकत लगा देती है लोगों से टैक्स निकलवाने में। यहाँ पर वो ऑडिट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लोगों पर पेनल्टीज लगाती है और ये मेक श्योर करती है कि लोग अपना टैक्स भरे। वर्ल्ड बैंक के वही ब्लॉग में उन्होंने कहा कि टैक्स एनफोर्समेंट जरूरी है बेशक, पर लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा भी उतना ही जरूरी है। OECD के टैक्स मोरल आर्टिकल ने भी यही कहा कि टैक्स मोरल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स सिस्टम में, उसे तो सरकारें निग्लेक्ट ही कर रही है। और लोगों का टैक्स मोरल बढ़ाने से सरकारों को कम एनफोर्समेंट की मेहनत से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। और बात सही है, जब लोगों का टैक्स मोरल बढ़ चुका है, लोगों की टैक्स देने की इच्छा बढ़ चुकी है, तो लोगों पर दबाव डालने की तो नौबत ही नहीं आएगी। ज्यादातर सरकारें टैक्स कलेक्शन के लिए दो अप्रोच यूज करती है, एक है सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच और दूसरा है एनफोर्समेंट अप्रोच। आइए जानते हैं एक एक एग्जांपल इस दोनों अप्रोच के। सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच का उदाहरण है डेनमार्क। ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स रेट लेता है अपने नागरिकों से। डेनमार्क का हर आम नागरिक अपनी इनकम का 45% सरकार को टैक्स में देता है। गैलप के 2014 के सर्वे में बताया कि 10 में से 9 लोग जो डेनमार्क में रहते हैं वो खुशी खुशी टैक्स भर रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा टैक्स रेट लोग खुशी खुशी भर कैसे रहे। इस पर वहां के लोगों ने कहा कि हम टैक्स नहीं भर रहे, हम देश और सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सरकार से एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ खरीद रहे हैं। और यहाँ सरकार भी अपने लोगों को खुश रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। इनफैक्ट उनका जो वेलफेयर मॉडल बना है वो लोगों में एंजाइटी, अनसर्टेनिटी जैसी फीलिंग्स आने ही नहीं देता। डेनमार्क में एजुकेशन सबको फ्री मिलता है, हेल्थ केयर भी फ्री मिलता है और जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी ढूंढने में भी मदद मिलती है। जब सरकार इतना भरोसा करती है अपने लोगों पे, इसलिए लोग भी सरकार पर भरोसा करके टैक्स खुशी खुशी भर रहे हैं। तो ये था सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ पर सरकार लोगों को सुविधाएं देती है, उनका भरोसा जीत लेती है और फिर उसके बदले में लोगों से टैक्स मांगती है। अब दूसरा अप्रोच है एनफोर्समेंट अप्रोच, जो कि पाकिस्तान ने अपनाया है। एशियन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट टैक्सिंग इनफॉर्मल एंड HTT सेक्टर में उन्होंने पाकिस्तान पर एक केस स्टडी बनाई। उस केस स्टडी में उन्होंने ऐसे लॉ के बारे में बताया जहां पर टैक्स फाइल ना करने पर प्रॉपर्टी खरीदने पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा, व्हीकल खरीदने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा। फिर कोई प्रोफेशनल लाइसेंस या फिर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेना हो उसके लिए भी टैक्स फाइल करना जरूरी कर दिया। और भी नए रेस्ट्रिक्शन जो सोचे जा रहे हैं वो ये है कि जो लोग टैक्स फाइल नहीं करेंगे उनको फॉरेन ट्रैवल पर भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा, उनको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा और बैंक के करंट अकाउंट खोलने पर भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा। तो ये एक टाइप का एनफोर्समेंट हुआ जहां पर लोगों पर पूरा ही दबाव डाला जा रहा है टैक्स भरने के लिए। इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाने का ज्यादा फायदा नहीं हुआ सरकार को। वहां के ज्यादातर लोगों ने टैक्स फाइल तो किया पर टैक्स फाइलिंग में जीरो इनकम या फिर एकदम मिनिमम टैक्सेबल इनकम दिखाई। इसलिए अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि साल 2007 से साल 2021 तक टैक्स फाइलर्स में बढ़ोतरी हुई है, पर जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है वो उतना का उतना ही रह गया, क्योंकि लोग टैक्स फाइल तो कर रहे थे पर टैक्स कम भर रहे थे। यह अप्रोच से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। सरकार को इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाने में इतना बड़ा खर्चा हुआ, लोगों को टैक्स कॉम्प्लायंस करने में खर्चा हुआ और उसके बाद ना तो लोगों को सर्विसेज मिली और ना ही सरकार को कोई रेवेन्यू मिला। इसलिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अंधाधुंध टैक्स बेस बढ़ाने से या फिर टैक्स फाइलर्स बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। युगांडा, साउथ अफ्रीका और रवांडा जैसे देशों ने भी यही गलती की, जहां पर टैक्स बेस तो बढ़ा पर टैक्स रेवेन्यू में कोई सुधार नहीं आया। तो ये था एनफोर्समेंट अप्रोच, जहां पर लोगों पर जबरदस्ती दबाव डालकर टैक्स लिया जा रहा है। तो अब हमने दोनों ही अप्रोच देख लिए टैक्स लेने के। एक सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच है जहां पर परमानेंट रोक को मिटाने की कोशिश हो रही है
और दूसरा एनफोर्समेंट अप्रोच है, वहां पर सिर्फ टेम्पररी रोग को मिटाने की कोशिश हो रही है। हम चलते हैं इस धरती पे पत्थर से हाथ मिलाकर, जो बोया था अंधेरे में अब उगने लगा उजाला। ये मिट्टी हमारी, ये हाथ हमारे, हम देते हैं हम पाते हैं, ये जड़े गहरी ये पेड़ ऊंचे। तो ये था पहला कदम, जो कि है ट्रस्ट बिल्डिंग, जहां पर सरकारों को पूरी कोशिश करनी चाहिए जिससे लोगों का टैक्स सिस्टम पे भरोसा बढ़े। अब दूसरा कदम जो सरकार को उठाना चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर जो भी सरकारी खजाना है उसमें कितना टैक्स जमा हो रहा है और किधर किधर खर्च हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा सरकार को लोगों के सामने ही रख देना चाहिए। बहुत देशों में ये प्रैक्टिस एक्चुअली शुरू हो चुकी है, जहां पर लोगों को मोबाइल पर ही सरकारी इन्वेस्टमेंट, सरकारी इनिशिएटिव और नेशनल बजट के बारे में पता चल जाता है। नाइजीरिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। ये प्रैक्टिस से लोगों को ये पता चलता है कि सरकार अपने वादे पूरे कर रही है कि नहीं। और जब पूरा ही पब्लिक फाइनेंस लोगों के सामने रखा जाता है, तब सरकार पर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्हें सही जगह पे टैक्स की रकम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि पूरा देश उन्हें देख रहा है। और इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। यहाँ पर सरकार सामने से ही लोगों को पूछती है कि तुम्हें कौन सी सर्विसेज चाहिए और उसी हिसाब से ही बजट बनाया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इस नजरिए से भी जरूरी है ताकि लोगों के पास जवाब हो कि वो टैक्स किस लिए भर रहे हैं। तो अब सरकार ने लोगों का भरोसा बढ़ाया और साथ में ट्रांसपेरेंसी भी लेके आए। अब तीसरा कदम जो सरकार को लेना है वो है एजुकेशन। IMF ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इनफॉर्मल वर्कफोर्स में ये बताया कि एजुकेशन का एक्सेस और क्वालिटी एकमात्र रास्ता है किसी भी देश से इनफॉर्मेलिटी कम करने का। ILO की भी इनफॉर्मल इकोनॉमी रिपोर्ट में उन्होंने यही कहा कि जो कर्मचारी को एजुकेशन नहीं मिलता उसमें से 93.6% लोग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। फिर जिनको प्राइमरी एजुकेशन तक का मौका मिलता है उनमें से 84.6% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। फिर ये नंबर हो जाता है 51.7% सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, और फिर ये नंबर घट के हो जाता है 23.7% टर्शियरी एजुकेशन के साथ। तो आपने देखा जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन मिलते गया वैसे वैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम होते गई। और सिंपल सी बात है, जब लोगों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिला तो वो अपने स्किल्स डेवलप कर पाए और एक फॉर्मल नौकरी ले पाए, और उन्हें ये इनफॉर्मल नौकरी करने की नौबत ही नहीं आई। ओवरऑल एजुकेशन के साथ साथ हर नागरिक को बेसिक टैक्स एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज में ये एक्चुअली हो रहा है, जहां पर एजुकेशन कैंपेन किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि टैक्स का क्या महत्व है। इससे लोगों का टैक्स मोरल बढ़ाया जा सकता है और इनफॉर्मेलिटी भी कम की जा सकती है। यहाँ पर हम दो देशों का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देश है इस्टोनिया। इस्टोनिया के टैक्स और कस्टम बोर्ड ने 1329 लोगों का एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्हें यह पता लगा कि 88% लोगों को खुद टैक्स भरना आता है और 90% लोगों को पता है कि हमें सरकार से सर्विसेज मिल रही है हमारे टैक्स के बदले। और इसी का ही ऑपोजिट एग्जांपल देखते हैं जिम्बाब्वे के देश का। जिम्बाब्वे में लोग फॉर्मलाइजेशन को ही खतरा समझ रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि फॉर्मलाइज अगर हो जाएंगे तो उन्हें डेली टैक्स और चार्ज भरने पड़ेंगे अपनी छोटी कमाई में से। इसलिए उन्होंने खुद कहा कि लोगों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को फॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट पता चले। तो आपने देखा ये दोनों देशों का एग्जाम्पल, एक देश में लोग फॉर्मलाइजेशन से डर रहे हैं और दूसरे देश में लोगों को टैक्स भरना भी आता है और टैक्स वो क्यों भर रहे उसका उनके पास जवाब भी है। ये ही होता है एजुकेशन का फर्क। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां से लोगों का टैक्स के प्रति नजरिया बदला जा सकता है, लोगों का टैक्स मोरल बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सरकार को इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। EY की शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जिनका रिटर्न तुरंत नहीं आएगा, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पर जब इनका रिटर्न आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब अगला कदम जो सरकार को लेना है वो है डिजिटाइजेशन।
डिजिटाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, जैसे कि टैक्स फाइल करना या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना, वो सारी ही चीजें ऑनलाइन या फिर डिजिटल ही कर देनी चाहिए। ईवाई के शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जितना ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी में, उतने ज्यादा करप्शन के चांसेस है, क्योंकि लोग छुप के टैक्स अथॉरिटी के साथ सीक्रेट सेटिंग भी कर सकते हैं वहां पर। जब ये टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन हो जाएगा तब करप्शन की गुंजाइश कम हो जाएगी और साथ में लोगों के लिए जो टैक्स के रूल्स है वो समान होंगे। इसलिए यहाँ पर सरकारों को सारी रेड टेप हटाना है, बिजनेस फॉर्मेलिटीज को जितना हो सके उतना ऑनलाइन या फिर डिजिटल कर देना है, और साथ में जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी एकदम आसान और तेज करना है। इससे सरकार का भी टाइम बचेगा, लोगों का भी टाइम बचेगा और सरकार के पास एक डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा। सिंगापुर जैसे देशों में ये एक्चुअली हो रहा है। वहां पर उनका जो बिज फाइल पोर्टल है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के लिए। एक और देश है जिसने डिजिटाइजेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, वो है इस्टोनिया। ये देश यूरोप में है और बाकी सब देशों को इस देश से सीखना चाहिए। इस देश को टेक्नोलॉजिकल टाइगर और वर्ल्ड्स मोस्ट डिजिटली एडवांस सोसाइटी भी कहा गया है। ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की है अपने डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के लिए। इस देश में 98% टैक्स डिक्लेरेशन ऑनलाइन हो जाते हैं और मिनटों में हो जाते हैं। इस देश के 98% कंपनीज ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। इस देश ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्टमेंट का उनको फायदा भी हुआ है। अगर आप ग्राफ में रेड लाइन देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि साल 2010 में उनका जो टैक्स गैप था वो 2.71% ऑफ जीडीपी था और वो साल 2020 में 1.18% हो गया। मतलब सरकार का टैक्स गैप कम हो गया, मतलब सरकार को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलने लगा। और इस्टोनिया के टैक्स और कस्टम बोर्ड के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जेनेक लेविस ने ये कहा कि ये डिजिटाइजेशन ही था जिससे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को अच्छे से एड्रेस कर पाए। अगला कदम जो सरकार को लेना चाहिए वो है टैक्स सिंप्लीफिकेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा टैक्स सिंपल होगा बिजनेसेस के लिए और साथ में बिजनेसेस का जो कॉम्प्लायंस कॉस्ट है वो कम होगा, उतना ही ज्यादा बिजनेस अपने आप को फॉर्मलाइज भी करेंगे और टैक्स भी भरेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इनफॉर्मल बिजनेस होते हैं उन्हें टैक्स प्रोसीजर की इतना नॉलेज नहीं होता और ना ही उनके पास कोई इतना फंड होता है कि वो पूरा अकाउंटिंग खुद संभाले, और इसी वजह से वो अपने आप को फॉर्मलाइज कर ही नहीं पाते। तो ये जो छोटे छोटे इनफॉर्मल बिजनेसेस है उनके लिए सरकारों को एक सेपरेट लीगल स्टेटस ही दे देना चाहिए, जैसे कि स्मॉल एंटरप्राइज या फिर माइक्रो एंटरप्राइज। यहाँ पर उनके लिए टैक्स सिस्टम एकदम ही सिंपल होना चाहिए और शुरुआत में इनके लिए टैक्स रेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये इनका पहला कदम है फॉर्मलाइजेशन की तरफ। और इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मलाइजेशन के बाद बैंक का एक्सेस बहुत ही आसान कर देना चाहिए। लोन का पूरा प्रोसीजर जो बैंक से मिलने वाला है वो भी बहुत ही आसान कर देना चाहिए, ताकि उन्हें 36% ब्याज लेने वाले जो मनी लेंडर्स है उनके पास जाने की जरूरत ना पड़े। इस पर ब्राजील जो साउथ अफ्रीका में एक देश है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और जो ओन अकाउंट वर्कर्स है, जो छोटे बिजनेस होते हैं या फिर जो अकेले बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए एक सिंगल टैक्स सिस्टम लेके आए जिसका नाम है मोनोटैक्स। ये टैक्स सिस्टम में उन्हें अलग अलग जगह पे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल मंथली पेमेंट देना है। और बिजनेस को फॉर्मलाइज करने के बाद सरकार की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उन्हें बैंक अकाउंट मिलता है, लोन मिल जाती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि पेंशन मिलता है, हेल्थ केयर और मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये टैक्स सिस्टम का इनफॉर्मल बिजनेसेस को फायदा भी हुआ। साल 2012 में 60% माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे थे जिनका खुद का रेवेन्यू बढ़ा फॉर्मलाइजेशन के बाद। अब अगला कदम जो सरकार को लेना वो है डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो अब सरकार ने लोगों के लिए और बिजनेस के लिए बहुत कुछ कर दिया है। लोगों को सुविधाएं दे दी, लोगों का भरोसा जीत लिया, अपना लेखा जोखा लोगों के सामने रखा, फिर लोगों को एजुकेशन दिया कि टैक्स का महत्व क्या है, फिर पूरा प्रोसेस जो टैक्स फाइलिंग और बिजनेस रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया और एकदम ही आसान कर दिया। उसके बाद टैक्स जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया इनफॉर्मल बिजनेसेस के लिए और फॉर्मल बिजनेसेस के लिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर देश में शेडो इकोनॉमी कम नहीं हो पा रही, फिर सरकार को डिटेक्शन और रिकवरी मजबूरन यूज करना ही पड़ेगा। अब सरकारें सारी डिटेक्शन एक्टिविटीज यूज कर सकती है, जैसे एआई और मशीन लर्निंग यूज करके ट्रांजैक्शन लेवल डेटा देखा जा सकता है। फिर बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे थर्ड पार्टी डेटा देखा जा सकता है। फिर उसके बाद टैक्स नजिस का यूज कर सकता है, जहां पर लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल से टैक्स के रिमाइंडर दिए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद और भी कोई डिटेक्शन मेथड है तो वो भी यूज की जा सकती है। बहुत सारी सरकार ये पहला कदम ही डिटेक्शन और रिकवरी करती है
और कभी शेडो इकोनॉमी कम नहीं कर पाती। कभी भी पहले सुविधाएं, सर्विस और भरोसा जितना होता है उसके बाद ही एनफोर्समेंट होना चाहिए। सड़कों पे रफ्तार दिखे हैं, खेतों में हरियाली छाई, कारखानों में उम्मीदों की नई सुबह है मुस्कुराई। हर हाथ को काम मिला है, हर घर में सम्मान, विकास की इस दौड़ में अब सबका है योगदान। अब करों में भी गीत है और विश्वास की प्रीत है, सरकार और जन की जीत है, हर सपना सच हो जाता है। ये देश नहीं बस ज़मीं है, ये दिलों में बस जाता है। ये कहानी है विश्वास की, जहां सच ने जीत लिया, एक नया देश रच लिया। अब वीडियो के अंत में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ इस पूरे शेडो इकोनॉमी के बारे में। देखो, मेरे हिसाब से ये पूरे टैक्स सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भरोसा। जिस भी सरकार ने लोगों का भरोसा जीत लिया, उसने मान लो पूरी ही जंग जीत ली। डेवलपिंग कंट्रीज में यही प्रॉब्लम है, जहाँ सरकार और टैक्स पेयर एक डेडलॉक सिचुएशन में फंस जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सरकार कहती है कि भाई पहले टैक्स भरो, उसके बाद ही हम सुविधाएं दे पाएंगे, और जो टैक्स पेयर है वो कहता है कि पहले सुविधा दो, उसके बाद ही हम टैक्स भरेंगे। तो यहाँ पर पहला कदम सरकार को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर सरकार के पास ही है। और डेवलपिंग कंट्रीज को शेडो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को बहुत सख्त ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर शेडो इकोनॉमी प्रॉब्लम कम करेंगे तभी ही तो वो डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। और एक बार किसी भी सरकार ने शेडो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली तो ऑटोमेटिक बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि देश का ग्रोथ बढ़ेगा, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ केयर लोगों को अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगी, और साथ में लोगों का भरोसा भी देश की सरकार पे बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से जो सरकार और टैक्स अथॉरिटी है उनको अलग अलग काम नहीं करना चाहिए, उन्हें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटी है वो अगर टैक्स कलेक्ट कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार भी रिफॉर्म्स ला रही है अपनी जनता के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से जब भी सरकारें मेहनत करेंगी तो बदलाव तो आएगा, बस थोड़े से भरोसे की जरूरत है। ये रास्ता है जो आगे जाता है, मैंने जो भरा वो नदी बन गया। देखो मेरी हथेली की रेखा, हर निशान एक हिस्सा है, जो मैंने दिया वो वापस आया। खेतों में, बच्चों के स्कूल में,